हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे घर्षण के नियम के बारे में और घर्षण गुणांक के बारे में। आगे चलकर जो थ्योरम पढ़ोगे बच्चों वहां पे घर्षण गुणांक काम में आएगा, इसलिए आज आप लोग सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर्षण समझना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण का नियम समझना है। तो घर्षण, यदि आपको घर्षण पता है तो घर्षण का नियम यूं आसानी से समझ जाओगे। तो घर्षण हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल के बीच ही लगता है बच्चों। तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा, कि ये आपका एक सतह है और इस सतह पर एक वस्तु रख दिया जाए। ठीक है, एक वस्तु रख दिया जाए बच्चों, ये हमने वस्तु रख दिया। अब इस वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं। बल लगा रहे हैं इधर, बल लगा रहे हैं इसकी गति में परिवर्तन के लिए, लेकिन इसके बल के विपरीत इसमें एक ऐसा बल लग रहा है संपर्क तल के बीच में कि इस बल का विरोध कर रहा है। वो बल बच्चों घर्षण बल या घर्षण कहलाता है। समझिएगा, मैंने क्या कहा कि दो वस्तुओं के संपर्क तल के बीच घर्षण लगता है जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रखी है और उस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं। बल लगा रहे हैं उसके स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन उस बल के विपरीत दिशा में एक ऐसा बल लगता है जिसके कारण वो उसके गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को ही बच्चों हम घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे इसके जो बल है बच्चों, ये बाह्य बल है। तो बाह्य बल की विपरीत दिशा में एक और ऐसा बल लगता है जो इसके वस्तु के गति का विरोध करता है, जिसे हम बच्चों गति विरोधी बल को घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, जरूरी नहीं रहता कि भैया चल ही रहा, चलने का प्रयास, बल लगा रहे तो चलने का प्रयास कर रही है। या कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पथ पर साइकिल चल रहा है, रास्ते पर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है, तो संपर्क तल है, पहिए और सड़क के बीच में क्या होगा, घर्षण का बल, घर्षण बल लगेगा। तो जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है, चलने का प्रयास करती है, तो संपर्क तल के बीच एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है बच्चों। इस गति विरोधी बल को हम घर्षण नियम कहते हैं। अब हमने कहा कि मान लीजिए वस्तु पर इधर बल लगाया बच्चों, तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु की गति करने की प्रवृत्ति होती है। तो जिधर वस्तु गति कर रहा होता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। दूसरा नियम है, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु के संपर्क तल के समांतर होता है। मतलब बच्चों नीचे वाला जो सतह है, इसका संपर्क तल जो होगा, यानी दो वस्तुओं का जहां पे संपर्क होगा वहीं पे घर्षण बल कार्य करेगा। जैसे यहां पर हम बात करें कि यहां भी आपका घर्षण बल लगेगा, तो बिल्कुल नहीं, केवल संपर्क तल पर ही घर्षण बल लगता है। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये सीमांत घर्षण क्या कहलाता है, थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए कि इस पर हम बल लगाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि बस वस्तु गति करने के लिए तैयार है, बस चलने ही वाली है। वस्तु ठीक चलने ही वाली है, चलने के लिए तैयार है। उस स्थिति को हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। और सीमांत संतुलन की स्थिति में जो घर्षण बल लग रहा होता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। कुछ समझ में आया कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं गति करने के लिए, लेकिन एक ऐसा स्थिति है कि बस वस्तु गति करना ही चाहता है, वस्तु करने ही वाली है, तो भाई गति करने ही वाली है। उस स्थिति में जो उसकी स्थिति है उसे हम सीमांत संतुलन कहते हैं, और जो घर्षण लगता है उसे हम सीमांत संतुलन में सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और सीमांत संतुलन की स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगता है बच्चों आर। तो जो भी सीमांत घर्षण बल होता है Fs, वो अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। ये नोट करके रखना, ठीक है। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे आप लोग चिकने सतह पर फिसल जाओगे, लेकिन वहीं पे खुरदुरा सतह है तो आसानी से चल पाओगे, क्योंकि खुरदुरे सतह पर घर्षण अधिक लगता है बच्चों। तो इसलिए कहा जाता है कि सीमांत घर्षण भी तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब आकृति कैसी है इसका मतलब नहीं, लेकिन प्रकृति कैसे इस पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल कितना इस पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन केवल और केवल प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, ये कुछ नियम है जिसे आप लोग तैयार कर लेना, सिंपल है। अब हम बात करते हैं घर्षण गुणांक के, क्योंकि भाई घर्षण गुणांक दो प्रकार का होता है। एक आपका तो हो जाएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक और दूसरा हो जाएगा गतिक घर्षण गुणांक।
अब इसको दो भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि घर्षण भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गतिक घर्षण और एक होता है स्थैतिक घर्षण। अब एक सीमांत घर्षण बल अलग है मैटर, लेकिन मुख्य रूप से घर्षण दो प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रखी है, उसको चलाने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना, तो उस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसकी वस्तु पर ऐसा बल लगाया जाए कि उसकी स्थिति परिवर्तन हो, लेकिन स्थिति परिवर्तन नहीं हुई है, तब उसमें जो एक घर्षण लगता है बच्चों, उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। यानी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बल लगाते हैं, किंतु वो स्थिर ही बनी रहती है, वो गति नहीं कर रही, लेकिन उस पर बल लग रहा है, तब उसमें जो विपरीत बल लग रहा होता है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गति करता है, जैसे मान लीजिए ये पेन है बच्चों, इसमें मान लीजिए इस तरीके से इसको लुढ़का दिया, तो ये आपका कौन सा घर्षण हो गया? लोटनिक घर्षण जिसे बोलते हैं। ये लोटनिक घर्षण है, ये लोटनिक घर्षण है, ये गति कर रहा है। अब इनके संपर्क तलों के बीच जो बल लगेगा वो आपका बच्चों, जो घर्षण लगेगा वो आपका गतिक घर्षण कहलाता है। अब आपने अभी पढ़ा कि सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी दो संपर्क तल हैं। सीमांत घर्षण क्यों कहेंगे? जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है तो उसमें सीमांत घर्षण बल कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि सीमांत संतुलन की स्थिति में वस्तु पे चार बल कार्य करता है बच्चों। कितने बल? चार बल। जैसे मैं कहता हूं ये सतह है, ये सतह है और सतह पर एक वस्तु हमने रख दिया, एक वस्तु हमने रख दिया छोटा सा, ठीक है। अब इस वस्तु पर बच्चों चार बल कार्य करते हैं। सबसे जो पहला बल है वो भार है बच्चों, वो भार है W बराबर mg। जो पृथ्वी खींच रहा होता है आकर्षण से, तो भार नीचे की ओर लग रहा होता है। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसके अभिलंब प्रतिक्रिया R जो है ये बल कार्य करता है। तीसरा बल बच्चों, हम इस वस्तु को गति कराने के लिए बल लगा रहे हैं जिसे हम बाह्य बल के नाम से जानते हैं। तो जो तीसरा बल है बाह्य बल F है, ठीक है। और F के विपरीत दिशा में, F के विपरीत दिशा में आपका घर्षण बल लगता है। जैसे स्टैटिक या आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक कहोगे तो Fs हो जाएगा, जो कि F के विपरीत दिशा में होता है। और घर्षण के नियम में आपने पढ़ा कि ये जो सीमांत घर्षण गुणांक है अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। मतलब Fs है बच्चों, वो समानुपाती होगा R के। और जब समानुपाती हटाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नियतांक लगा देंगे, जैसे म्यूएस R है, और यहां पे म्यूएस बराबर हो जाएगा Fs बटा R, ठीक है। इसी म्यूएस को हम बोलते हैं बच्चों स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक। और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, केवल हमें काम की बात करनी है कि दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले सीमांत घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपने किससे पढ़ा? घर्षण के नियम से पढ़ा। तो Fs समानुपाती R हो गया, तो Fs बराबर म्यूएस R। म्यूएस R एक आनुपातिक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो म्यूएस बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका म्यूएस बराबर हो जाएगा बच्चों Fs बटा R। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने, म्यूएस बराबर हो जाएगा Fs बटा R। तो ये हो गया बच्चों आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान जो है वो सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होगा। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ये आपका क्या हो गया? सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे बच्चों गतिक घर्षण के लिए, तो कैनेटिक यहां पर चलेगा। गतिक घर्षण देखिएगा, गतिक घर्षण, तो यहां पर गतिक घर्षण के लिए Fk करेंगे, समानुपाती होगा अभिलंब प्रतिक्रिया के ही। आप समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, तो यहां पर म्यू के कर देते हैं। तो म्यू के बराबर कितना हो जाएगा? Fs बटा R। बस जी हाँ, ये चीज है बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया कि ये जो आपका गतिक घर्षण गुणांक है वो किसके मान के बराबर होगा बच्चों? गतिक घर्षण F के गतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है।
और हमेशा बच्चों किसमें मान ज्यादा होता है, तो स्थैतिक घर्षण का मान ज्यादा होगा, इसलिए स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब यूएस का मान भी यूके से ज्यादा होगा। हमेशा नोट करके रखना आप लोग, दोनों चीज आपके मन में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने पूरा यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन आप लोग यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं, ये सारा चीज नोट्स में रहता है। कांटेक्ट नंबर लिख लो बच्चों जिनको नोट्स लेना है, 9685299149, 9685299149। जिस बच्चे को नोट्स लेना है, पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, तो आप लोग हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज मैंने समझाया बच्चों वही सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लो कि गतिक घर्षण गुणांक सदैव स्थैतिक घर्षण गुणांक से छोटा होता है, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक है जो उसका मान बड़ा होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।